पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हम लोग पढ़े थे बाजार की कुछ, जैसे कैसे कितने प्रकार के बाजार होते हैं। तो उसमें हम लोग बाजार किए थे। सबसे पहले बाजार साप्ताहिक बाजार का बात किए थे। उसके बाद हम मोहल्ले के बाजार की बात किए थे। उसके बाद उससे भी आगे बढ़े तो उसमें टाउनशिप के बाजार के बारे में बात किए थे। एक बार चेक कर लीजिए, चल रहा है ना, पूरा कंफर्म है ना। इसलिए कल हुआ था कि एक बार ऐसा होता है कि रिकॉर्ड भी नहीं होता है, कभी कभी हो रहा है ना। हाँ, तो ऐसा कभी कभी होता है, आप लोग को तो पता चलता नहीं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता है। 1 घंटा बोलते चलेगा और पता भी नहीं चलता, ऐसा कभी कभी होता है। तो पिछले क्लास में अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो बात कर रहे थे कि क्या चैप्टर नंबर 6 में पढ़े संचार माध्यम। कौन माध्यम? संचार माध्यम। उसके बाद हम लोग पढ़े चैप्टर नंबर 7 में संचार माध्यम। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, चैप्टर नंबर 7 में पढ़े बाजार। बाजार कितने प्रकार के होते हैं, बाजार के बारे में पढ़े। बाजार के प्रकार, हमारे आसपास के बाजार। चैप्टर का नाम क्या था? बाजार, यानी कि हमारे आसपास में कैसे बाजार होते हैं। तो हम लोग उसमें बात किए थे कि मोहल्ले की दुकान। फिर उसके बाद क्या चीज के बारे में बात किए थे? साप्ताहिक बाजार, जो सप्ताह में किसी एक दिन, निश्चित दिन पे लगता है। फिर हम लोग बात किए थे शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स के बारे में। फिर हम लोग ये भी जाने थे कि शॉपिंग मॉल वगैरह कॉम्प्लेक्स में जो सामाने हैं, जैसे कि पेन है, ये टी शर्ट है, ये घड़ी है, ये क्या है, बहुत सारा ईयर लिंक्स है, ईयर आई रिंग्स है, बहुत न जाने क्या क्या है। उस सब का एक क्या होता है, प्रोडक्शन जहाँ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एक जहाँ पे सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज का 1-2 कॉपी नहीं मिलता है, वहाँ पे क्या होता है, वहीं से बनता ही है। तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? फैक्ट्री। यानी कि कोई चीज नहीं कहता है कि रे यहाँ बच्चा का फैक्ट्री है। आप लोग सुने होइएगा कोटा फैक्ट्री, आप लोग का एक आया भी था वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री। यानी कि कोटा में बच्चों का क्या है, फैक्ट्री है, इसीलिए उसमें क्या बन गया, कोटा फैक्ट्री। इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज क्या चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 7 तो सॉरी पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 में क्या है, बाजार में एक कमीज। अब एक ही कमीज है। कमीज का मतलब क्या होता है? कमीज का मतलब होता है एक शर्ट। कमीज बॉयज का भी आता है, गर्ल्स का भी आता है। शर्ट यानी कि एक शर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक शर्ट का निश्चित, शर्ट बोलने में शर्ट नहीं समझिएगा, शॉर्ट जिसको कहते हैं, जो पहनते हैं हम लोग, उसी को कमीज बोलते हैं। तो कमीज का निश्चित प्राइस क्या है और उसको आगे चलकर कितना बना दिया जाता है। जैसे कि आप मान के चलिए, आप कमीज खरीदे, कमीज का एक प्राइस हो गया क्या, एक कमीज का प्राइस हो गया मान के चलिए कि 200 रुपया। अब उसको 200, उसका बनाने में खर्चा कितना लगा, 200। जैसे कि गांव से कोई आदमी धान कैसे खरीदता है, सपोज इतने सोच के देखिए, एकदम आसान भाषा में समझिएगा। गांव से कोई आदमी धान खरीद लिया और धान खरीद के उसको क्या कर दिया, उसको राइस मिल में जाके उसको अच्छे से उसको चावल बना दिया गया। धान से ही क्या बन गया, चावल बन गया। और चावल से उसको फिर उसको फ्रेश करके एक किसी बोरा में, इंडिया गेट, खिला खिला और न जाने तुलसी फूल, बहुत तरह का चावल होता है। और उसको पैकेट करने में क्या बना दिया, जो चावल वो 10 रुपए केजी खरीदा था, उसी चावल को अब कैसे केजी बेचेगा, वो 20 रुपए 50 रुपए केजी बेचेगा। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हम लोग एक शर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि शर्ट आगे चल के कैसे उसका दाम बढ़ते जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आइए, यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है। जैसे कि हम लोग तो डायरेक्ट गए मार्केट में, क्या खरीद लिए, क्या खरीद लिए, चावल खरीद लिए। इंडिया गेट गया, 70 रुपया में 1 केजी, 100 रुपया में एक पैकेट आता है। आप जाके खरीद लिए, होली में बना के खा लिए। लेकिन आपको पता है कि उस इंडिया गेट को बनाने में किस तरह का धान का क्या होता है, बीज गिराया जाता है। फिर धान के बीज से उसको क्या करता है, उसको निकाला जाता है बीज को, फिर उस बीज को फिर लगाया जाता है। फिर उसमें जाके न जाने कितने बार पानी, उर्वरक यानी कि खाद वगैरह देकर उसको क्या किया जाता है, आपके पास पहुंचाया जाता है। सेम इसमें शर्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे आप सुने होंगे पाशमीना शाल के बारे में। पाशमीना शाल क्या चीज से बनता है, और कहीं ना कहीं भेड़ बकरी का जो बाल होता है उसी से निकालकर पाशमीना शाल बनाया जाता है, जो बहुत ही हिट करता है, बहुत ज्यादा गर्मी देता है। उसी तरह कमीज वगैरह बनाने का काम कपास करता है। क्या करता है, कपास करता है। तो देखिए, हमने एक कमीज की कहानी बताना है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है। उत्पादन से यानी कि कपास का खेती, आप सुने हुए, जहाँ से रुई निकलता है, और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजारों में की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपरवाइजर में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना
जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरे की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे कि क्या इसमें सबको बराबर लाभ होता है। जैसे कि धान के बारे में अभी हम लोग बोले कि मान के चलिए 10 रुपए क्या खरीद लिए? धान खरीद लिए। कै रुपए धान खरीद लिए? 10 रुपए। एक बार देखिए वहां पे, हाँ चलिए 10 रुपए धान खरीद लिए। अब उस धान का जो इसमें सब बराबर का मुनाफा खरीदा, धान खरीदने वाला क्या होगा? व्यापार हो गया। फिर व्यापार धान बेच दिया कहाँ? मंडी में जाकर। फिर मंडी से वो कहाँ गया? चावल मिल में गया। फिर उसका कोई कंपनी लिया, इंडिया गेट लिया, जो जिस प्रकार का धान का जरूरत हुआ, उसके बाद फिर चावल आपके पास पहुंचा। तो उसमें सब अलग अलग प्रकार से मुनाफा कमाए। इसी तरह हम शॉर्ट में भी देखेंगे जो कि कमीज है, उसमें क्या सब बराबर का हिस्सेदार है या कोई सिर्फ अपने आजीविका के लिए ही कार्य करते हैं। इसी तरह का अभी हम लोग इसमें बात देखेंगे। आपको देखिए ये क्या कर रहा है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए। चलिए, करनूल में कपास उगाने वाली एक किसान, एक क्वेश्चन अभी आप देखिए, आपसे ये क्वेश्चन अभी क्या बनेगा? नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही आपको हम पढ़ा देंगे वैसे ही ये क्वेश्चन आपसे फटाफट बनने लगेगा। जैसे कि भोज में जाने के बाद आप लोग गुपचुप खाने लगते हैं, और आप कहाँ जाने के बाद, शादी में जाने के बाद क्या करने लगते हैं? बिना किसी से पूछे बाजा का आवाज हुआ और डांस करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ वैसे ही इस क्वेश्चन को इसको पढ़ाने के बाद क्वेश्चन धाए धाए बनने लगेगा। आइए, स्वप्ना जो कुरनूल आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है कुरनूल, क्या? कुरनूल की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ है, चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लगता है। एक सपना है जो कि रुई को इकट्ठा करने का प्रोसेस बता रहा है कि कभी चटक जा रहा है, कोई ज्यादा सूख गया है, कोई ज्यादा फूट गया है, इसी के प्रकार उसको थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन किसी भी तरह वो रुई को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसने अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापार के पास ले जाती है। अब देखिए यहाँ पे जस्ट कैसे हो जाता है कि गांव में आप देखिए किसको? मुनीम को, जो क्या होता है? व्यापार, यानी कि वो सूद ब्याज का धंधा करता है। जैसे कि आपको हम सूद पर पैसा दिए, लेकिन इस हालत में पैसा देंगे कि जब आपका क्या होगा? अन्न होगा। तो जैसे कि अभी आपका गेहूं का कीमत मान के चलिए 20 रुपए है, तो अभी के कीमत में आपको पैसा, तो हम गेहूं तो दे देंगे, पैसा तो दे देंगे, लेकिन आपको क्या हो जाएगा? उस समय मार्केट में 25 रुपया भी रहेगा तो आपको कितना मिलेगा? मात्र 20 रुपया ही मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बोलिए हाँ। आगे बढ़ते हैं। बाजार में ले जाकर स्थानीय व्यापारी के पास जाकर क्या बेच दिया? रुई को बेच दिया। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 कर्ज पर लिए थे। 2500 रुपया किसी व्यापारी से कर्ज पे लिया था। क्या चीज के लिए? रुई की खेती करने के लिए खाद, बीज वगैरह में पैसा लगता है, जो कि मिडिल फैमिली के पास उतना भी नहीं रहता है कि वो खरीद के वो काम कर सके। उस समय स्थानीय व्यापारियों ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सम्मत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। सपना को यह वादा करवाया कि आप वो सारी रुई किससे बेचिए? आपको पैसा तो अभी हम 2500 रुपए दे देंगे ब्याज पे, लेकिन आपको रुई किससे बेचना होगा? हमसे बेचना होगा। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है। व्यय करने का मतलब खर्चा करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। मतलब कि जो छोटा मोटा किसान है वो इतना भी कार्य करने के लिए क्या करता है? पैसा को उधार लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कपास की खेती क्या है?
व्यापारी के परिसर में उसके दो आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। व्यापारी का जो परिसर यानी कि प्रांगण है, जैसे कि आप लोग स्कूल में जाते थे तो स्कूल का एक प्रांगण होता था जहां हम लोग लॉन्च करते थे, एक खेल का मैदान होता था जहां हम लोग खेलते थे, एक क्या होता था कहीं ना कहीं स्टडी रूम होता था जिसमें हम लोग पढ़ते थे। वैसे तरह क्या था, व्यापारी का एक परिसर था, उसमें दो आदमी रुई तौलने का काम कर रहा था। RS 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। व्यापारी ने यानी कि 4 क्विंटल थे क्या चीज रुई हुए। ऋण तथा ब्याज के 3000 काट लिए, 2500 दिए थे, 500 रुपया ब्याज के क्या कर लिए काट लिए। आप उल्टे देखिएगा क्या करते हैं, उल्टे मार्केट में जो रुई का कीमत है उससे भी इनको कम देते हैं। और स्वप्ना को 3000 ही दी है, स्वप्ना केवल 3000, स्वप्ना बोली केवल 3000। व्यापारी रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। आपको पता है दुनिया में जितना ज्यादा विकल्प हो जाएगा सामान उतना सस्ता हो जाएगा। आपको हम बताते हैं, इंसान मजबूरी में पैसा नहीं देखता। जैसे कि आप हॉस्पिटल में गए, सपोज एक छोटा सा अपने ऊपर एग्जांपल लीजिए, आप हॉस्पिटल में गए, खुदा न खास आपके साथ कभी हो, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद आपके कोई क्या है एडमिट है। अब वहां पे आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि आप उस डॉक्टर से इलाज करने के बजाय आप आपसे 5000 रुपया क्या 50,000 रुपया भी मांगेगा तो आपको मजबूरी है। कोई बीमारी ऐसा होता है कि थोड़ा भी देर लेट कर दिया जाए तो जान गंवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है, इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। सपना बेचारी कह रही है कि रुई बहुत साफ है और इसके उगाने में हमको कितना मंथ का समय लगा है, 4 मंथ का समय लगा है, और हमने उम्मीद की थी कि इस बार रुई का थोड़ा सा क्या होगा, पैसा हमको अधिक मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश कीजिए बनाने का। क्या आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है तो आप बताइए, और नहीं बन रहा है तो वो भी बताइए और कमेंट करके जरूर बताइए। चाहिए क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि स्वप्ना का जो रुई का उचित मूल्य था वो मार्केट में उससे महंगा था। आप इधर देखिए बता भी रहा है आपको, और इधर पढ़िएगा तो बताएगा भी। आपको पहले इस पैराग्राफ को भी पढ़ाकर हम आपको पूरा एकदम कंफर्म करवा देते हैं। देखिए व्यापारी, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ। व्यापारी बोल रहा है किसको, जो रुई बेचने आया है स्वप्ना। दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। व्यापारी कह रहा है कि कोई भी सामान खरीदने आप जाइए या आप बेचने जाइए, अगर आप सामान खरीदने जाइएगा, मान के चलिए सपोज आप फोन खरीदेगा, वो क्या बोलेगा पता है, आपको इतना में दे दिए हैं, न तो दूसरा के इससे ज्यादा लेते हैं। और बेचने जा रहा है तो आप ही को कहेगा कि आपसे इतना में ले लिए हैं, न तो दूसरा को इतने देते। यानी कि मेरा सामान का कीमत हो जाएगा कितना कम और उसका सामान का कीमत ज्यादा। ऐसा सृष्टि का क्या है सिद्धांत है। वो हम आप लोग भी हमारे साथ ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है तो ऐसा ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्वप्ना नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। स्वप्ना कह रहा है कि आप नाराज मत होइए, व्यापारी को कह रहा है कि आप नाराज मत होइए, हमने बस इतना ही उम्मीद की थी कि इस बार थोड़ा सा क्या हो जाए, रुई की कीमत इतना मिलती कि कुछ दिनों तक गुजारा चलता। गुजारा करने का मतलब पेट उठ चलता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती है। मतलब कि आप कोई सिचुएशन में, जैसे कि हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, अगर आपके अपने घर के बड़े लोग या छोटे लोग भी अपने से हार जाना ही ठीक है। अगर रिश्ता कायम रखना है तो आप अपने से क्या कीजिए, हार जाइए। अगर वो गलत भी है तो आप क्या कर दे, नहीं भाई आप सही है। अगर रिश्ता को कायम रखना है तब, और नहीं तो अगर तोड़ना है तो
आप बोलिएगा हम बड़ा, हम बोलेंगे हम बड़ा, और हम के बीमारी में तो रावण चला गया, तो हम आप कौन सा बड़ी बात था। तो इसीलिए अगर रिश्ता को कायम रखना चाहते हैं तो इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रह जा सकता है। मतलब कि कभी कभी ऐसा समय आता है वर्ष में कि जब किसानों के पास क्या होता है, अपने दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, बच्चों का स्कूल फी, कहीं ना कहीं क्या हो जाए, कुछ भोजन में भी कम हो जाता है, तो व्यापारी से लेता है। अब जैसे कि मान के चलिए हमसे आप पढ़ रहे हैं YouTube पे, आपको इतना अच्छा से हम कैसे क्लास 6 का प्लेलिस्ट अलग बना दिए, क्लास 7 का प्लेलिस्ट अलग बना दिए पॉलिटी का, फिर हम 8 का भी बना देंगे, 9th का भी बना देंगे, 10th 11th 12th करके पूरा पॉलिटी खत्म कर देंगे। फिर हम हिस्ट्री उठाएंगे, हिस्ट्री भी खत्म कर देंगे, फिर ज्योग्राफी उठाएंगे, ज्योग्राफी भी खत्म कर देंगे, और फिर क्या उठाएंगे, इकोनॉमिक्स। और इस चारों सब्जेक्ट को आप जब कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको आईएएस का 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया। 20% मान के चलिए करंट अफेयर्स से आता है समथिंग, सब में मिलाकर, ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ा सा प्रीलिम्स में इसकी संख्या बढ़ जाता है। लेकिन आपको थोड़ा सा लाइक करने में क्या होता है, अंदर से हेजिटेशन होता है, थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में हेजिटेशन होता है, थोड़ा सा इसको शेयर करने में कि दूसरों के पास भी फ्री में पहुंच जाए, इसमें भी हेजिटेशन होता है। तो कैसे होगा भाई, कहा गया है कि रोटी दोनों हाथ से बनता है। देखिए ताली भी एक हाथ से नहीं बजता, इसलिए दोनों हाथ किए बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती थी। मतलब कि एक मजदूरी करके जो सपना कमाती थी, जो कि मान के चलिए कि मजदूरी करेगी 4 महीना, तो कहीं ना कहीं उसको 3000 6000 मिला, जिसमें 3000 उसका खाद्य बीज का कट गया, तो उसको कहीं ना कहीं 1000 के महीना तो जरूर मिल जाएगा। मजदूरी में 1000 के महीना आराम से मिल जाएगा, और 1000 का जब मिल जाएगा तो 1 चौका 4000 रुपया आराम से कमा लेगी, और उतना जी तोड़ मेहनत करना भी नहीं होगा, और झाड़ी पोछा भी पकड़ लेती है तो इतना आराम से कमा लेगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? बिल्कुल नहीं प्राप्त हुआ। क्वेश्चन बना, इससे पढ़ाने से पहले क्या बोले थे कि क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अब क्वेश्चन पढ़िए। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आपका एनसीईआरटी पढ़ल सफल है, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एनसीईआरटी पढ़ल असफल है। हमको क्या पता कि पिछले क्लास में आपको जो हम होमवर्क दिए थे उसको पूरा किया है कि नहीं, लेकिन एक क्लास में आपको पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 का 7 का पूरा क्या किया जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही कराया जाएगा, जो कि प्रश्नावली का क्वेश्चन आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया? क्योंकि व्यापारी जानता था कि जब आप मजबूरी में है ना, आपको पिछले दिन को हम एक घटना बताते हैं, बड़ी ही क्या है, रोचक घटना। जैसे कि आप सपोज मान के देखिए, आपको कॉलेज जाना है, कहाँ जाना है, कॉलेज जाना है, आप ऑलरेडी क्या है, लेट है, आपके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। अब आपके पास एक क्या आया, ऑटो रिक्शा वाला आया। अब उसका किराया कितना है, आप जानते हैं कि उसका किराया 10 रुपया है, लेकिन अगर वो आपसे 20 रुपया भी मांगता है, 25 रुपया भी मांगता है, तो आपका कॉलेज का एग्जाम छूट जाएगा। इससे अच्छा है कि उसको एक्स्ट्रा पैसा देकर आप वहां पे क्या हो जाइए, चले जाइए। तो विकल्प जो है, इसीलिए भारत में डाइवर्सिटी को हम लोग अच्छी तरह का जब दिखाना हो तो विविधता हमको बहुत तरह से, जैसे कि हम अभी टी शर्ट पहन सकते हैं, कुछ दिन बाद कुर्ता पहन सकते हैं, जो कि आप यूट्यूब पे देखते हैं, शर्ट पहन सकते हैं। तो हमारे पास विकल्प है, तो बहुत सारे क्या है, हमारे पास विकल्प होने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे अंदर क्या आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। हम बहुत चीजों को, कोई भी चीज लेने का एडजस्ट करते हैं। अब जैसे 2-4 घड़ी है, 5 घड़ी है, कोई भी घड़ी पहन के चले, मतलब कि विकल्प का क्या है, साधन है। एक खराब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बताते हैं। देखिए, आपके विचार से बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे, उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है। जो व्यापारी था वो अपना रुई कहाँ बेचेगा, कहीं ना कहीं वो क्या चीज करेगा, वो बिजनेसमैन से, बड़े बिजनेसमैन से डील करेगा, और उससे 1800 के कीमत से भी ज्यादा उसका जब ज्यादा संख्या में जाएगा तो बिकेगा, कोई दिक्कत
नहीं। आप इसको बना सकते हैं, हो सके तो लिख सकते हैं, एक कॉपी बनाइए जो कि कक्षा में चल रहे क्वेश्चन को आप लोग बनाते चलिए, और हम जो बोल रहे हैं या तो स्टॉप करके रोक के आप फिर से उसको लिख लीजिए जो बोल रहे हैं, या क्या कीजिए खुद से आप कोशिश कीजिए पढ़ने के बाद, बुक रीडिंग के बाद इसको पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं। कुरनूल के व्यापारी में व्यापारी कपास बेचता है। देखिए कुरनूल के जो कपास मंडी में व्यापारी क्या बेचता है, कपास बेचता है। जिनिंग मिले कपास खरीद लेती है, जिनिंग मिले जो है वो कपास खरीद लेती है। जिनिंग मिले कपास से बीज हटाती है। कपास आप देखो, ये आप कपास छोड़ दीजिए, आप सीमर देखे हैं, सीमर में क्या होता है पता है, हम लोग सीमर का पेड़ देखते होंगे जो कि पटरी उटरी जितना भी पलाई वगैरह का काम होता है वो सीमर का पेड़ से ही होता है। हम लोग गांव में गए थे तो सीमर के पेड़ से एक क्या गिरता है, बीज गिरता है, और उस बीज में क्या रहता है, रुई रहता है। और जब रुई में देखिएगा तो ब्लैक ब्लैक, जैसे कि आप क्या देखते हैं मरीच, जानते हैं जीरा मरीच वाला, वैसा ही उसमें बीज रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। जिनिंग मिले कपास से बीज हटाती है और दबाकर कपास के गट्ठे बनाती है। जिनिंग मिल उसको बीज को हटाया और उसको गट्ठा बनाया। सूत काटने की मिले कपास के गट्ठर खरीद लेती है। अब जो सूत काटा जाता है जिससे कपड़ा बनता है तो उसको क्या करती है, गट्ठर को खरीद लेती है। सूत काटने की मिले कपास की धागा बनाती है। क्या बनाती है, धागा बनाती है, और धागा से भी क्या होता है, कपड़ा बनता है। सूत काटने के मिले व्यापारी को धागा बेच देती है। अब ऐसा नहीं कि धागे बनता है, उसका कपड़ा भी बनता है कपास का। कोई कोई देखते हो बहुत पतला कपड़ा आ जाता है तो वो क्या चीज का बना होता है, कहीं ना कहीं सूत का ही बना होता है, कोई दिक्कत नहीं। इरोड का कपड़ा बाजार। अब हम लोग एक कपड़ा बाजार को समझेंगे और उसके माध्यम से देखेंगे कि फिर कपास ही कहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा, कपड़ा पर, कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा तक पहुंचा देगा ये कपास। आइए, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। तमिलनाडु में क्या है कि इरोड एक जगह है, इरोड, वहाँ पे क्या है, कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के देखिए, दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। मतलब कि ये जो तमिलनाडु का बाजार है इसमें दक्षिण भारत के भी लोग क्या करने आ रहे हैं, कपड़ा खरीदने आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या आ जाता है अब देखिए, ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी देखिए, वो बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारी के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। मतलब कि वैसा भी बुनकर मिलते हैं जो व्यापारी बोला कि आप ही को बोल दिया कि आप इतना, जैसे कि आपको पता है, हम बार बार कहते हैं कि बच्चे लोग मेहनत कीजिए। पता है, हम जब दिल्ली में हम लोग जब स्टडी करते थे, हम लोग भी क्लास किए हैं, तो जब हम क्लास करते थे तो वहाँ पे देखते थे कि जो बच्चा IAS नहीं बना और जो सच में पढ़ाई नहीं किया, उसको पता है क्या करना पड़ता था, उसको नोट्स बनाना पड़ता था, और उसको दिन भर में अगर 100 पेज लिखता था तो उसको कहीं ना कहीं 100 रुपया मिलता है, 100 रुपया मिलता है। तो समझ जाइए कि 100 रुपया कहाँ IAS, कहीं ना कहीं जमीन आसमान का अंतर है। लिखना वहां भी है, लिखना यहाँ भी है। इसलिए अपने मेहनत को सराहरी क्या कीजिए, देखिए, और मेहनत में कहाँ कमी रह रहा है उसको भी देखिए और उस मेहनत को पूरा कीजिए। अभी बिना मतलब में जो चक्काचौंध में आप फंसे हो उसमें मत फंसिए। उस सब कहते हैं ना कि कुछ दिन ही उस सब में खुशी आएगा, उसके बाद सारा जिंदगी बेकार है। इसलिए उसमें थोड़ा खुशी से बचिए, क्षणिक तीक्ष्णताओं से बचिए, और क्या कीजिए, निकृष्ट सुख की जगह उत्कृष्ट सुख की आकांक्षा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। यह व्यापारी
देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातक को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। यह सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। हम इस निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि यह कार्य चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कैसे आखिर कपड़ा बनता है, कैसे कहां से सामान सब आता है, सारा चीज देखेंगे। आप देखिए पहले यहाँ मशीन, यह सूत काटने का मशीन देखिए, यहाँ कपड़ा बिक रहा है, यहाँ बेचारा क्या कर रहा है, कपास के द्वारा क्या कर रहा है, जो लेबर ग्रेड के लोग हैं कहीं ना कहीं इकट्ठा करते हैं। इस दुनिया में एक चीज आप लोग याद रखिए कि जो जितना ज्यादा मेहनत करता है, मेहनत में और क्या चीज में पता है, श्रम में अंतर आ जाता है। आप मेहनत एक क्या करता है, आप पढ़ रहे हैं वो आपका मेहनत नहीं है, कहीं ना कहीं आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। मेहनत और श्रम में बहुत अंतर है। इस दुनिया में जो जितना ज्यादा मेहनत करता है वो उसको उतना कम पैसा मिलता है। राजा भी मेहनत करता है और उस देश में सिपाही भी मेहनत करता है। राजा का मेहनत आलीशान बंगला में बैठकर वो मेहनत करता है और सिपाही का मेहनत कहीं ना कहीं क्या करता है, बाहर जाकर घूमकर मेहनत करता है। दोनों की तुलना कीजिएगा तो मेहनत तो जरूर शारीरिक रूप से कम है, लेकिन मानसिक रूप से राजा का मेहनत बहुत बड़ा है। उसको क्या है, पूरा राज्य का टेंशन, लेकिन सिपाही को जो क्षेत्र मिला है उसका टेंशन। इसलिए इस चीज को सुधारिए, इस चीज को समझिए और आप अपनी मेहनत को नहीं, कहीं ना कहीं श्रम को बढ़ाइए। क्या चीज को बढ़ाइए, श्रम को बढ़ाइए। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिया, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। मतलब कि कई सालों में इसे बहुत ज्यादा लोगों से क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया है व्यापारियों से, और जहां से उन्होंने क्या करता है, सूत खरीद कर लाते हैं। यहाँ अंडरलाइन कीजिएगा, सूत खरीद कर क्या कर रहा है, ला रहा है। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करगे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में देख रहे हुए हैं पावर लूम बिजली चलित करगे, यही है करगे, पावर लूम जो बिजली से चल रहा है, वो देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करगों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई के अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करगे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ तैयार, तौलिए, साटिंग, औरतें की पोशाकें के कपड़े और चादरों इन करघों पर बनाई जाती है। मतलब कि तरह तरह के कपड़े क्या किए जा रहा है, इस करघे पर ही बनाए जाते हैं। चादर और भी क्या कर रहा है, औरतों की पोशाक, तौलिया, शर्टिंग, ये सब भी क्या इस करघे पे ही बनता है। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं वो देखिए वही यहीं से बन के आता है। कोई दिक्कत नहीं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़ों को शहर में व्यापारी के पास बेच ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। मतलब कि व्यापारी ये भी ध्यान में रखता है कि आखिर उसको सूत कितना मिला था और उससे कितना कपड़ा लिया जाए, और जो बुना कपड़ा बेचारा जो बुना उसको क्या कर देता है, उसका भुगतान कर देता है। दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार, कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतः 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते है कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे
किसके लिए कपड़ा बना रहा है। यहाँ पहले आपको हम इसलिए पढ़ाए हैं कि आप देख लीजिए कि ये कपड़ा कैसे बना है, ये कैसे बना लिया आप ये समझ गए, कैसे कैसे कपड़ा बिक गया। लेकिन इसमें देखिए कि जो जैसे कि आपके घर में अगर आपके पापा जी कहीं श्रम यानी कि सॉरी मेहनत करते होंगे, कहीं पे जाके लेबर ग्रेड पे काम करते होंगे कपड़ा बनाने का, तो आपके पापा जी सोच सकते हैं कि कपड़ा जो बना रहे हैं कहीं ना कहीं हुनर किसके पास है, आपके पिताजी के पास। आपको पता है हुनर आपके पिताजी के पास है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, मुद्रा नहीं है। और मुद्रा नहीं होने के कारण आप खुद उस बिजनेस को नहीं कर सकते, जो कि आजकल की युवा में हम देख रहा है। वो भले सोच रहा है कि हम अपना छोटा सा सेटअप ही बैठा है, लेकिन खुद का सेटअप बैठाएंगे, खुद का स्टार्टअप करेंगे, एक चाय का ही क्या बनाएंगे, ठेला बनाएंगे, लेकिन स्टार्टअप करेंगे। कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या चीज आ रहा है, लीडरशिप आ रहा है, और वही भारत विकसित भारत बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये हमसे क्वेश्चन करेगा, इरोड के कपड़ा बाजार में निम्नलिखित लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। व्यापारी, बुनकर, निर्यातक। व्यापारी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं एक लेबर ग्रेड के आदमी को पकड़ रहा है, उसको क्या दे रहा है, कपास दे रहा है, उसको कह रहा है कि आप कपड़ा जो कपड़ा बोल रहा है, टी शर्ट दे दीजिए, शर्ट, तौलिया, ना जाने जो औरत के कपड़े जो भी होते हैं, गर्ल्स के कपड़े, वो सब बना के उसको पीस के अनुसार उससे क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। और क्या कर रहा है, व्यापारी का काम हो गया। बुनकर बेचारा क्या किया, बुनकर अपना जो उसका श्रम हुआ उसका लिया, उसको क्या कर दिया, दे दिया। अब देखिए निर्यातक क्या करता है। निर्यातक क्या करता है कि वो कपड़ा को लेकर मार्केट में क्या करता है, बेचता है। तभी तो सारा का सारा खेल तो मार्केट से पैसा। हम लोग डायरेक्ट किसके पास जाएंगे, अगर हम लोग को सपोज मान के चलिए गर्मी का दिन है, आपको टी शर्ट खरीदना है, आप कल किसके पास जाइएगा, क्या बुनकर के पास जाइएगा, क्या व्यापारी के पास जाइएगा, नहीं, आप निर्यातक के पास जाइएगा। किसके पास जाइएगा, निर्यातक के पास जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं। बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर है। बुनकर जो है व्यापारियों को इस तरह से निर्भर है कि उसको कपास भी ला के दे रहा है, उसको सारा व्यवस्था दे रहा है, उसको सिर्फ बीन कर क्या कर देना है, दे देना है। कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट आप लोग बने रहिएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। चलिए अभी हम लोग कहा थे कि इरोड के व्यापारी कैसे कपड़ा किसके द्वारा कौन किस पे निर्भर है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, देखते रहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ये तो देख लिए कि कैसे इस पर निर्भर है, कैसे दातन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना है। अब हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे। चलिए, वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। मतलब का कि बाजार का जो झुकाव है वो किसके हित में है, व्यापारियों के हित में है। किसके हित में है, व्यापारियों के हित में है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। करघा, उसको एक बात याद रखिएगा, करघे जो उसको लगा रहे हैं बुनकर, जैसे कि आपके पिताजी क्या चीज करने जाते हैं, कहीं ना कहीं खेती करने जाते हैं, तो अपना क्या लेकर जाते हैं, वो अपना कोदाल लेकर जाते हैं। कोई लकड़ी काटने का काम करता है तो वो अपना कुल्हाड़ी लेकर चलता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 रुपया है। इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघे के लिए लगभग 40,000 का
निवेश करना पड़ता है। इन कर्मों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य के द्वारा वो महीने में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। अब देखिए, अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगा देता तो वो कपास भी खुद लाता, वो कहीं ना कहीं क्या बन जाता, नौकर से मालिक बन जाता। लेकिन यही तो उसके पास दिमाग नहीं है। और इस तरह से आप अपने दिमाग को खोलिए। आपके घर में अगर कोई क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंड होकर दूसरे यहाँ जाके कार्य कर रहे हैं, तो आप खुद क्या कीजिए, आप वहाँ का लीडरशिप कीजिए। आप खुद वहाँ का क्या बन जाइए, लीडर बन जाइए। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाता है। अब जैसे कि दादन व्यवस्था की मतलब कि वो आपको क्या दिया, कपास दिया, आप उससे कपड़ा तैयार करके, आप अपने मशीन में कपड़ा तैयार करके आप उसको क्या कर दिए, वो कपड़ा लौटा दिए, आपको वहां से पैसा मिल गया। जस्ट लाइक जैसे कि आप फ्रिज में किसी को क्या दे दिए, पानी दिए और वो आपको बर्फ जमा कर दे दिया। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। दादन व्यवस्था का एक उदाहरण, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। आप पानी क्या दिए थे, कच्चा दिए थे, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वही जब बर्फ बन जाता है तो उसका एक अस्तित्व होता है, कहीं ना कहीं वो ठोस हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। भारत के हर एक क्षेत्र में जो कपड़ा बुनाई का कार्य होता है, आपको पता है, अपने बिहार, अपने यूपी में भी ऐसा व्यवस्था है कि आप किसी को ऊन खरीद कर दे दिए, ऊन का वजन हो गया और उस ऊन से आपको क्या बना के दे दिया, आपको स्वेटर बना के दे दिया, और उसका वो क्या लेगा, पैसा लेगा। लेकिन वही समझने का फेरी है। जैसे कि आपसे अभी हंसते खेलते वो क्वेश्चन बनवा देंगे यूपीएससी का। अगर यूपीएससी पिछले साल 2023 का प्रीलिम्स का पेपर देखिएगा तो 2023 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा पेड़ है, कौन सा ऐसा पेड़ है। अगर उसी को देखिए घुमाया कैसे है। एक बार पहले आप इधर इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, कहाँ गया, दादन व्यवस्था को, व्यापारी और बुनकरों के बीच के संबंध को, इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कीजिए। हम पानी पी के आपको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखे आप लोग। हाँ देखिए, आपका क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से, देखिए आपका हिंदी अगर कंप्लीट हो गया तो आप बहुत क्वेश्चन बनाओगे। कौन सा पेड़ का पत्ता, कौन सा पेड़ का पत्ता साल में एक बार पूरी तरह क्या हो जाता है, लगता है कि सूख गया, साल में एक बार पूरी तरह गिर जाता है। लेकिन इसी को क्वेश्चन को घुमा दिया है, जिसमें आपको क्या कर दिया, पर्णपाती का शब्द का यूज किया गया। ये हम अपने भाषा में दे दिए। और यूपीएससी क्या कर रहा है आपसे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से पेड़ पर्णपाती है। पर्णपाती का मतलब पतित, पर्णपाती। आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। पहले आपको क्या क्या दिया है, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन। एक कटहल का पेड़, एक क्या चीज का पेड़, सागवान का पेड़, और एक महुआ का पेड़। 3 पेड़ आपको दिया है। क्या 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 लिख लीजिए। सागवान पहला नंबर पे, सागवान, आप लोग इस सब पेड़ से परिचित होइएगा। दूसरा नंबर पे कटहल, दूसरा नंबर पे कटहल, और तीसरा नंबर पे क्या है, पहला सागवान हो गया, दूसरा कटहल हो गया, और तीसरा है महुआ। क्या, महुआ। 3 को पेड़ है। अब ये देखिए 2023 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन अब बनाना है, नॉर्मल बात नहीं है। अगर आप इसको समझ गए तो आपका 4 नंबर ऐसे ही आ गया प्रीलिम्स में। और आपको पता है एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो 4 नंबर। कितना, 4 नंबर। और इसको देखिए कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, 4 नंबर नहीं, सॉरी 2 नंबर ही आता है, क्योंकि कितना क्वेश्चन रहता है प्रीलिम्स में, अब प्रीलिम्स में वही 2 तरह का रहता है, सीसेट और
तो एक क्वेश्चन का एक में 2.5 मार्क्स रहता है, एक में 2 मार्क्स रहता है। तो 4 नहीं, इसको 2 कर दीजिए, क्योंकि इस सीसेट में नहीं था, इस जीएस के पेपर में 2 होता है ना, तो ये सामान्य ज्ञान के पेपर में था। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ का पत्ता साल में एक बार गिर जाता है? ये हम आसानी भाषा में लिख दिए, और यहीं पे आपको कर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पर्णपाती है। क्या है? पर्णपाती है। देखिए अगले पेज पे लिखते हैं, निम्नलिखित में कौन से पेड़ पर्णपाती है? क्या है? पर्णपाती है। पर्णपाती का मतलब अगर आप समझते होइएगा तो ये 2 नंबर आपके हाथ में था। क्या चीज का है? प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिए। और आप जाके और कोई ज्यादा दूर खोजने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेट ए होगा, तो उसमें सेट ए का क्वेश्चन नंबर 3 है, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 3 आप जाके मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से पेड़ पर्णपाती है? एग्जाम्पल क्या क्या था? कटहल, जो कि आप सुनते होइएगा, कटहल का सब्जी। दूसरा का क्या होता है? दूसरा क्या होता है? सागवान। क्या होता है? सागवान। और तीसरा नंबर पे क्या है? महुआ। क्या? महुआ। अब बताइए, आपको हम आसान भाषा में बता दिए कि तीनों में से कौन सा पेड़ का पत्ता साल में एक बार ऐसा होता है कि पूरा सूख जाता है। लगता है कि पेड़ अब क्या हो गया? सूख गया। थोड़ा विचार कीजिए, मंथन कीजिए, तो आपको पता होगा कि कटहल का पेड़ अगर आप सालों भर देखिएगा तो आपको क्या लगेगा कि वो एकदम हरा भरा है, एकदम सालों भर आपको हरा भरा दिखेगा। इसीलिए यूपीएससी में हम बार बार कहते हैं कि आप अगर गाँव जा रहा है तो पेड़ को भी देखिए। देखिए पेड़ से क्वेश्चन आ गया, हर एक चीज को देखिए, सिर्फ किताबी नहीं। पता है, हम अगर रियल पूछिएगा तो मेरे पास किताब का ज्ञान मात्र 25% है, 75% अवलोकन करने से होता है। आप जब बचपन में थे तो बचपन में आप कोई चीज को उठाए, मम्मी से पूछे क्या है, मम्मी बताई कि फलाने चीज है। फिर आप दूसरे चीज पूछे तो दूसरे चीज के बारे में क्या बता दिया कि फलाने चीज है। तो धीरे धीरे करके आप जाने कि ये क्या है, ये फलाने चीज है, ये चिलाने चीज है, तब जाके आप अवलोकन करना सीखे। तो अवलोकन करना, आप अपने आप को क्या देखिए? अवलोकित कीजिए। किसी भी चीज को देखिए, उसको क्या कीजिए? गहराई से देखिए। अब कटहल का पेड़ होगा नहीं, सागवान साल में एक बार पूरी तरह से क्या हो जाता है? सूख जाता है, और महुआ भी सूख जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 और 3 सही हो गया। और उधर कैसे पूछेगा? तो पहला नंबर पे 2 और 3, दूसरा नंबर पे 1 2 3, तीसरा नंबर पे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और चौथा नंबर पे 1 2 3 हो गया, सिर्फ 1 नंबर। एक नंबर। अब कौन सही है? तो ये आराम से कह सकते हैं कि 2 और 3 सही है। सागवान और महुआ साल में एक बार सूख जाता है। ऐसे ही आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर लिया, आपको पता भी नहीं चला। इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। अभी हम लोग कहाँ थे? दादन व्यवस्था पे लिखवा दिए थे, यहाँ था दादन व्यवस्था। देखिए दादन व्यवस्था हम लोग ये आपको अंडरलाइन करके लिखवा दिए थे। अब आइए बुनकर सहकारी संस्था। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों को आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। यह सहकारी संस्था में वे लोग हैं जिनके हित समान है, इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियों सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। अब इसमें एक सहकारी व्यवस्था है जो क्या किया, उधर से सामान लिया, वो क्या कर रहा है, सामान बना भी रहा है, खुद बेच भी रहा है। ऐसा भी एक व्यवस्था है, यही हमको बता रहा है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीद कर उनकी मदद करती है। सरकार भी उनसे कभी कभी कपड़ा खरीद के उचित मूल्य पर और उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावर लूम बुनकरों की सहकारी संस्था में कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर को
ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसा दुकान देखी होगी। सहकारी संस्था, जैसे कि आप देखते होइएगा दूध का होता है। अब क्या किया, वो दूध लिया और जाके कहीं ना कहीं उसमें सरकार का भी अस्तित्व होता है, सरकार उसको मदद भी करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, कुछ बच गया है बस। जल्दी से खत्म करते हैं। आइए, दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। दिल्ली के आसपास में जो वस्त्र का निर्यात, जहां से वस्त्र बनता है, वो कुछ कारखाना है। देखिए, इरोड के व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यात करने वाली एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। वो कपड़ा जो बना वो जस्ट लाइक कैसा बना, जैसे कि आप कपड़ा सियौआ खरीदने जाते हैं तो कैसे थान में रहता, वैसे ये भेज दिया। अब दिल्ली में इसको क्या किया जाएगा, सिया जाएगा। तो वही देखिए क्या किया, कमीज बनाने के लिए करती है। कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीज कहां तक चल जा रहा है, विदेश तक। कमीजों को विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी है जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी हैं भी है, केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीद की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से क्या किया जाता है, उसको निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करती है। अब जैसे कि आपको कोई क्या कर दिया, टेंडर दे दिया कि आप फलाने रोड को इतने दिन के अंदर आप कंप्लीट कर दीजिए, आसान भाषा में समझिएगा। उसी तरह कपड़ा जो आया तो उसको एक टाइम दिया गया। जैसे कि आप कपड़ा सिलवाने जाते हैं तो वहां पे एक डेट पूछा जाता है, आपको कब चाहिए कपड़ा, वैसे ही। लेकिन कोई टेलर होता है कि डेट से आपका कितना डेट फेल हो गया कोई ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम का मैनेज हो रहा है, टाइम एकदम फिक्स है। इस समय तक आपको निर्धारित समय में बनाकर दे देना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यातक करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वाले को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते हैं ही है और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दाम पर वस्त्र देते हैं। मतलब कि वो अपना भी लाभ कर रहा है और सस्ता दाम में कहीं ना कहीं सामान भी दे रहा है। आइए, विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वालों से क्या क्या अपेक्षाएं करते हैं, वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं। विदेश में जो सामान जा रहा है उसका क्या क्या शर्त है, टर्म एंड कंडीशन है। तो पहला टर्म एंड कंडीशन क्या है कि सामान क्या होना चाहिए, एकदम सटीक होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए। दूसरा का टाइम फिक्स है कि फलाने डेट तक हमको सामान मिल जाना चाहिए। क्वेश्चन बन रहा है, आगे बढ़ते हैं। वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करते हैं, अपने लेबर को बढ़ाकर, अपने कार्य क्षमता को बढ़ाकर, इस तरह क्या करता है, अपने पूरा करता है। अब देखिए आगे कह रहा है, इंटेक्स गवर्नमेंट फैक्ट्री के 70 कामगार हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आश्रय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, उसे जाने के लिए कह सकता है। मतलब कि उसका कोई अस्थायी नहीं है, उसको अभी लगा कि मेरा काम पूरा हुआ, आपको लात मार के निकाल देगा, ऐसा कुछ व्यवस्था है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है, कैसा आप काम कर रहे हैं उसके अनुसार आपको मजदूरी मिलेगा। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग Rs 3000 मतलब कि प्रति माह होता है। 100 रोज का कमाता है, 3000 महीना में कमाता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। अब बताइए यहाँ भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं भेदभाव हो गया। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, स्त्री सिर्फ क्या कर रहा है, धागा काटने, बटन लगाने, फलाने चिलाने, छोटा मोटा काम। लेकिन वही पुरुष जो रोज का कितना कमा रहा है, 100 रुपया कमा रहा है। मजदूरों की भुगतान, दर्जी 3000 प्रति माह, इस्त्री करना जो प्रेस करता है उसको 1500 माह,
जांच जो करता है उसको 2000 मार्क, धागे काटना हुआ बटन लगाना 1500 प्रति मार्क। इसमें भी क्या हो गया भेदभाव, ऐसे तो कार्य के अनुसार भेदभाव, बटन लगाने में थोड़ा कम मेहनत होता होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज, अब देखिए वह कमीज अमेरिका में गया तो कितना में हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजों प्रदर्शित की गई है। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी RS 1800 रुपए में बेची जाएगी। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कमीज के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीजों कितना में प्रति कीमत के हिसाब से खरीदा, फिर उसने कितना में उसे संचार संसाधनों मतलब कि कैसे वो कीमत बढ़ा। तो यहाँ पे ये देखिए पहले क्रय विक्रय 300, क्रय मूल्य कितना है 300, आदि उसमें खर्चा कितना हो गया 200, विज्ञापन में 400, मतलब कि किसी पतंजलि का किसी कंपनी का नाम आप मत लीजिए, लेकिन किसी कंपनी का आप जो सामान आपका बनावट कितना है मात्र 500 रुपया, और आप खरीद कितना में रहे हैं 900 रुपया में। ये 400 रुपया कहाँ जा रहा है विज्ञापन में, और ये विज्ञापन आप देख रहे हैं और बड़े बड़े क्या है सेलिब्रिटी इससे कमा रहे हैं। तो देख लिए कैसे यहाँ व्यवस्था हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट गारमेंट फैक्ट्री में अधिक संख्या में महिलाओं को काम पर क्यों रखा गया होगा, चर्चा कीजिए। क्योंकि महिलाएं पैसा कम लेती है इसलिए रखा गया। मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर आपके विचार से मजदूरों के लिए जो उचित भुगतान है उसकी मांग की जाए। न्यूनतम जो मजदूरी है उसके लिए आप कैसे लिखिएगा, सेवा में श्रीमान हमारे माननीय मंत्री जी जो भी है उनको एक पत्र लिखना है, आप लोग लिख लीजिएगा। नीचे दी गई कमीज के चित्र में दिखाया गया है कि व्यवसायी को कितना मुनाफा हुआ और उसको कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज का लागत मूल्य 600 रुपया है तो इस चित्र से जानिए कि इस कमीज की कीमत में क्या क्या शामिल होता है। अगर 600 रुपया कमीज का कीमत है तो इसमें क्या क्या शामिल है, भंडारण शामिल है, क्रय मूल्य जो इसका लागत है 200 रुपया वो आदि में कमाया, 400 रुपया विज्ञापन, आराम से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए चलिए ये देखिए क्या कर रहा है। वस्त्र निर्यातक ने 300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीजों को बेची। कपड़ा व कमीज लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य ₹100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 रुपये प्रति कमीज और कार्य चलाने का खर्च 25 रुपये प्रति कमीज के से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं, कितना लाभ हो रहा है? तो देखिए 300 रुपया कमीज के हिसाब से कमीज बेची। कपड़ा और कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का खर्च 100 रुपया क्या है कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों को 25 रुपया, कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च 25 रुपया यानी कि 150 रुपया, और बिका कितना में 300 में, कितना बचा 150, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है? अब आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा लाभ कौन कमा रहा है। बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपर मार्केटिंग के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग, सभी को समान रूप से या अलग अलग, सभी को अलग अलग रूप में हुआ? कुछ लोग ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? स्वप्ना क्या की बेचारी, क्या की उसको उगाई लेकिन उसको ज्यादा पैसा नहीं मिला। तब जाके बुनकर भी को भी ज्यादा पैसा नहीं मिला। उसके बाद व्यापारी इधर अधिक लाभ कमाने वाला था, इसमें नहीं, इसमें लिखिए कम लाभ कमाने वाला स्वप्ना हो गई। स्वप्ना के बाद कौन हो गई? बुनकर हो गई। कौन हो गई? बुनकर हो गई। कहीं ना कहीं कौन हो गया? और अगर देखिएगा तो जो उसको क्या कर रहा है, बटन वगैरह कारीगर, वो भी क्या कर रहा है? कम लागत कमा रहा है। अधिक कौन कमा रहा है? तो विज्ञापन करने वाला अधिक कमा रहा है, व्यापारी अधिक कमा रहा है, और कौन कमा रहा है? और अधिक अगर देखिएगा तो जो उसको निर्यातक है, जो उसको बेच रहा है, वो भी अधिक कमा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना निर्यातक में विदेशी भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कर रहा है, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरी करते लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। क्या है? बराबर कमा नहीं रहा है। आगे देखिए, प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। जब हम लोग प्रजातंत्र में रहते थे तो सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो ये अपने आप को दूसरे के बराबर समझेंगे कैसे? मतलब कि जो इतना मेहनत किया फिर भी वो कमाया नहीं, लेकिन स्वप्ना, कांता सबको प्रजातंत्र के अनुसार सभी समान है, लेकिन यहाँ आपको क्या है? समानता दिख रहा है। गवर्नमेंट फैक्ट्री के मजदूर क्या करते हैं? गारमेंट के निर्यातक और विदेशी बाजार के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज पर कितना पैसा लगाया, तुलना करके पता लगाया। गवर्नमेंट फैक्ट्री जो है, जो कपड़ा बनाती है, वो कितना रुपया लगाया और कितना कमाया। व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका क्या कारण है? आपने विज्ञापन वाला अध्याय में पढ़ा है। चर्चा कीजिए कि व्यवसायी प्रत्येक कमीज पर विज्ञापन के लिए 300 रुपए की राशि क्यों खर्च करता है? इसलिए खर्चा करता है क्योंकि उसका सामान बिकेगा कैसे। जैसे कि मेरा ही यूट्यूब चैनल है, बहुत सारा यहाँ तो एकदम फ्री में मिल रहा है, लेकिन इसका पता ही नहीं चलेगा तो कोई पढ़ेगा कैसे? इसीलिए क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका क्या करना, ऐड करना, यानी कि एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन करना जरूरी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। क्या आप वह जानते थे कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है? जो ये रेडीमेड वस्त्र है उसमें कितने लोग अलग अलग प्रयास करते हैं। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाएंगे और बेचने में के अवसर देता है जो ये उगाते हैं या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत जमीनें हैं। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसे छोटी किसान स्वप्ना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसा वस्त्र कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर करना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादन मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएंगे और कानूनों का दृढ़ता से क्या होगा, पालन होगा। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि क्या है, ताबा नदी पर मछुआरे ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कैसे ताबा एक क्या है, नदी है, उसमें सहकारी संस्था ने अपने क्या की, मछली का केंद्र स्थापित किया। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोग आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। स्वप्ना को अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी? अपने रुई जो है वो कुरनूल के व्यापारी को ना बेचकर क्यों बेच दी? किससे? अपने पास के व्यापारी के, क्योंकि वहां से क्या लिया था, कर्ज लिया था, उधार लिया था, खाद के लिए पैसा लिया था। आप इसको आराम से लिख लीजिएगा। वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता? बिल्कुल न्याय नहीं होता। ऐसी किसी चीज के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हो, वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकती है। चर्चा कीजिए कि यह वस्तु बाजारों की किस श्रृंखला से होती है, आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु से उत्पादन व व्यापार में मदद की होगी? मतलब कि देखिए कैसे सामान कहां से कहां पहुंचा। चीनी में पहले क्या हुआ, किसान, बहुत ऐसा चीज है जो प्रोडक्शन कहां से हो रहा है, फार्मिंग से हो रहा है। यहाँ दिए गए 9 कथनों को सही क्रम में कीजिए और फिर नीचे बनी कपास की डोडियों के चित्रों में सही कथन के अंक भर दीजिए। पहले 2 चित्रों में आपके लिए अंक पहले से ही क्या है, भर दिया गया है।
पहला शब्द क्या है, स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है, सही बात है। तीसरा का नंबर है, इसको मैंने कि क्रम से समझाना है, व्यापारी जिनिंग मिल को रुई बेचती है, इसको आप लोग आराम से सजा लीजिएगा। ये कुछ शब्दार्थ है, इसको आप लोग यहाँ से आप देखिए 9 गो दिया हुआ है, यहाँ तक 9 गो पुर जाएगा, 3 4, लेकिन 1 के बाद 3 होगा, फिर 3 के बाद क्या होगा, आप लोग बनाइए। फिर हम एक बार बोल ही रहा है कि प्रश्नावली का आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो फिर से प्रश्नावली का पूरे अच्छे से वीडियो बना दिया जाएगा। शब्द संकलन, जिनिंग मिल, वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोले से बीज अलग किए जाते हैं, जहाँ से रुई के गोले से क्या किया जाता है, बीज अलग किया जाता है। और निर्यातक, वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है, मुनाफा जो आदमी पैसा कमाता है। वीडियो क्या हो गया, यहीं पे हम अपने वाणी को समाप्त करते हैं। और आप लोग इस सेशन को क्या कीजिए, एकदम फ्री है, फ्री है, फ्री है, एकदम सब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद।